बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारे वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है हमारे पास। फर्स्ट लेक्चर हमारा पंक्चुएशन का था, सेकंड आज हमारे पास लेक्चर है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखें ये लेक्चर 2, 3 और 4 जो हमारे वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज के 2, 3 और 4 है, ये हमारे पास चलेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज और टाइप्स ऑफ फ्रेजेज। बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी आपने देखा होगा नम्स के पेपर में 3 क्वेश्चंस आपके थे काइंड्स ऑफ क्लॉजेज में से, और एक क्वेश्चन आपके पास था काइंड्स ऑफ किस में से, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में से। तो हमने इन चीजों को लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीज नम्स में आती है वही चीज किसी ना किसी तरह घुमा फिरा कर एमडी कैट में रिवाइज की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त जाया किए, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमने मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करना है। तो हम बात करें जी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस की टाइप्स की बात करने से पहले हमें सेंटेंस को समझना है। देखिए नंबर 1 पे हमारे पास सेंटेंस में होती हैं 4 चीजें। जब तक ये 4 चीजें मुकम्मल नहीं होती हमारा सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। यानी कि आप सेंटेंस को 4 चीजों के साथ डिफाइन करते हैं। नंबर 1 आप सेंटेंस को बोलते हैं कि सेंटेंस या तो वर्ड होता है या वर्ड्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक भी हमारे पास देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, स्टूडेंट इज ही एन इंटेलिजेंट। अब ये ग्रुप है पूरे वर्ड्स का, इसमें वर्ड्स तो दिए हुए हैं, लेकिन आप मुझे बताइएगा क्या ये सेंटेंस है हमारे पास? ये बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं है। वर्ड्स तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक चीज जो लैक कर रही है वो क्या है? अरेंजमेंट। और जैसे ही हम इसकी अरेंजमेंट को ठीक करेंगे, जैसे देखिएगा हमने इसकी अरेंजमेंट को ठीक किया तो हमने सेंटेंस बना लिया ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इसकी जैसे ही अरेंजमेंट ठीक होती है तो साथ ही क्या होता है कि ये कोई ना कोई मैसेज कन्वे करना शुरू कर देता है, या इसका कुछ ना कुछ मीनिंग बन जाता है। ठीक है, तो अभी भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल नहीं है। हालांकि हमारे सेंटेंस में वर्ड्स हैं, हमारे सेंटेंस में अरेंजमेंट है, हमारे इसमें मीनिंग भी है, मैसेज भी है, लेकिन हमारे सेंटेंस में जो चौथी चीज नहीं है इस ग्रुप में, वो क्या है कि हमारे पास मुकम्मल तौर पर, बकायदा तौर पर इसकी स्टार्टिंग नहीं है और एंडिंग नहीं है। आप समझते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को किससे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से, और हम उसको खत्म करते हैं या तो फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन मार्क पे, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। तो जब तक आप सेंटेंस को बकायदा तौर पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे और आप उसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप सेंटेंस नहीं बोल सकते। देखिए ये 4 चीजों का पूरा होना जरूरी है। वर्ड्स होंगे, वर्ड्स के साथ अरेंजमेंट होगी, मीनिंग होगा, और प्रॉपर्ली उसको स्टार्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे? एंड करेंगे। अब देखिए आप अपने सेंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि ये वर्ड्स होते हैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट में जो खास मैसेज कन्वे करते हैं, जिसको बकायदा तौर पर फॉर्मली स्टार्टिंग और एंडिंग के साथ लिखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो आपने याद रखना है सेंटेंस में वर्ड्स होंगे, स्टार्टिंग एंडिंग होगी, अरेंजमेंट होगी और मीनिंग होगा। उसके बाद देखिएगा हमारे पास जब हम सेंटेंस की काइंड्स की बात करते हैं तो आपने याद रखना है हमारे पास सेंटेंस की 3 तरह की काइंड्स होती हैं। सेंटेंस की पहली काइंड्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरी काइंड्स है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और तीसरी काइंड्स है ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज। 6 काइंड्स हमारे पास होती हैं स्ट्रक्चर पे, 5 काइंड्स हमारे पास होती हैं मीनिंग पे, और 4 काइंड्स हमारे पास बेटे होती हैं क्लॉज पे, जिसका अभी नम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया। अब देखिए सेंटेंस की काइंड्स पढ़ने से पहले, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, मीनिंग या क्लॉज की काइंड्स पढ़ने से पहले ना हमें 3 चीजों में डिफरेंशिएट करना लाजमी है। हमें इन चीजों का डिफरेंस पता होना लाजमी है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? इनमें नंबर 1 हमारे पास बेटे क्या है? सेंटेंस। नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्लॉज। और नंबर 3 हमारे पास क्या है? फ्रेज। देखिए जब हम बात करेंगे ना सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज की, तो हम इनको कुछ यूं डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए सेंटेंस में हमारे पास क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं।
तो क्लॉज में भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं, फ्रेज में भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं। तो वर्ड्स तो एक ऐसी चीज है जो सेंटेंस में भी होंगे, क्लॉज में भी होंगे, फ्रेज में भी होंगे। डिफरेंस कहां पर आएगा? देखिए डिफरेंस आएगा कि सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, इसी तरह क्लॉज में भी हमारे पास सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ साथ क्या होता है? वर्ब होता है। लेकिन फ्रेज में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। और मैं आपको एक बात यहां पे बता दूं, यहां पर वर्ब लिखने का मतलब क्या है? यहां पर वर्ब लिखने का मतलब है कि यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? प्रेडिकेट होगा, जो कि सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है। अब देखिए सेंटेंस में वर्ड्स होंगे तो सेंटेंस भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकती है और फ्रेज भी हो सकता है। और अगर वो वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो सेंटेंस या तो या वो ग्रुप जो है वो या तो सेंटेंस होगा या क्लॉज होगा, लेकिन फ्रेज नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, सेंटेंस जो होता है उसके अपने मीनिंग होते हैं। ठीक है, उसके अपने मीनिंग होते हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है। क्लॉज के भी मीनिंग होते हैं, उसके अपने मीनिंग होते हैं, वो भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। लेकिन फ्रेज के अपने इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होते। यही वजह है कि ये 2-3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसके कोई मीनिंग नहीं होते और जिसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं किसी क्लॉज के साथ, तो उसके मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए। अब सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क आता है? जैसे देखिए, अब सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब है, सेंटेंस भी मीनिंग है, क्लॉज में भी मीनिंग है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर क्या है कि हम क्लॉज को क्या बना सकते हैं? किसी भी क्लॉज को क्या बनाया जा सकता है? सेंटेंस बनाया जा सकता है। और क्या करके सेंटेंस बनाया जा सकता है? उसको बकायदा तौर पर उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग करके उसको सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब ये मेरे पास क्या है? एक क्लॉज है। एक क्लॉज कैसे है कि इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब प्रेडिकेट भी मौजूद है, सेंटेंस का मीनिंग भी है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस कब बनेगा? जब मैं इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूंगा, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने के बाद बेटे मैं इसको खत्म किस पे करूंगा? मैं इसको फुल स्टॉप पे खत्म करूंगा। जब भी हम किसी क्लॉज को स्टार्टिंग और एंडिंग लगाते हैं तो वो क्लॉज से क्या बन जाता है? वो क्लॉज से क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। तो आप किसी भी क्लॉज को क्या बना सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन आप किसी भी फ्रेज को सेंटेंस नहीं बना सकते, और आप इवन किसी भी फ्रेज को क्लॉज भी नहीं बना सकते, क्योंकि फ्रेज तो वो 2-3-4 वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। सब्जेक्ट में, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, मीनिंग भी होता है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस वो तब बनेगा जब हम उसको कैपिटलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे क्या करेंगे? खत्म करेंगे। और सेंटेंस क्या होता है? जिसकी प्रॉपर स्टार्टिंग एंडिंग होती है, प्रॉपर मीनिंग होता है, प्रॉपर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो ये याद रखिएगा, जब तक आप ये 3 चीजों में डिफरेंस नहीं सीख लेंगे ना, तब तक आपको बातें समझ नहीं आएंगी। देखिए आगे जाकर जब हम काइंड्स ऑफ क्लॉज की बात करेंगे, तो जब तक आपको क्लॉज समझ नहीं आ रही होगी तब तक आपको काइंड्स ऑफ क्लॉज समझ नहीं आएगी। इसी तरह जब तक आपको फ्रेज समझ नहीं आएगी तब तक आप काइंड्स ऑफ फ्रेज को नहीं समझ पाएंगे। तो सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज का जो एक पिक्चर है ना, वो अपने ध्यान में आप बिठा लें। सेंटेंस और क्लॉज में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि आप किसी भी सेंटेंस को क्लॉज बना सकते हैं, उसको स्टार्टिंग और एंडिंग करके, इंडिपेंडेंट क्लॉज को। तो आप याद रखिएगा ये 3 चीजों को कौन कौन सी है? सेंटेंस है, क्लॉज, और हमारे पास बेटे क्या है? फ्रेज है। उसके बाद देखिएगा हम आते हैं सेंटेंस की काइंड्स पे, और सेंटेंस की काइंड्स में जो फर्स्ट काइंड है ना हमारे पास, वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यहां पर हम देखेंगे कि हम एक ही सेंटेंस को कितनी तरह से लिख सकते हैं। देखिए इंग्लिश में हम एक ही सेंटेंस को 6 तरह से लिख सकते हैं: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और
WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। देखिए एग्जांपल से बात करेंगे। एफर्मेटिव क्या होता है? जब सेंटेंस में पॉजिटिवली किसी काम का होना, किसी काम का करना पाया जाता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं मस्बत जुमले। जैसे अभी हम बोलते हैं शी लव्स टू रीड नॉवल, उसे नॉवल पढ़ना पसंद है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अभी नेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किस चीज का एडिशन करते हैं? नॉट का, और जिसमें काम का ना होना पाया जाता है। जैसे देखिए हम बोलते हैं शी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड। अब डज नॉट आ गया तो सेंटेंस क्या बना? नेगेटिव। आर नॉट आ गया तो सेंटेंस क्या बन गया? नेगेटिव। और अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो हम उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव। ऐसे सेंटेंसेस को हम किस पे खत्म करते हैं? फुल क्वेश्चन मार्क पे। जैसे हमारे पास है आर यू कमिंग, और ऐसे सेंटेंस को हम स्टार्ट भी किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। आर यू कमिंग, डज शी प्ले, तो ये हमारे पास क्या चल रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें नोट भी होता है और जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? नॉट लिखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, इजंट शी कमिंग टू द पार्टी, डोंट दे लाइक कॉफी। हमें क्या करना होता है? हमें नेगेटिव भी बताना होता है, क्वेश्चन भी पूछना होता है। उसके बाद WH इंट्रोगेटिव है। WH इंट्रोगेटिव वो है वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम WH वर्ड यूज करके क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमारे पास WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? 8 वर्ड होते हैं हमारे पास, जिनको हम WH बोलते हैं, जिनको हम यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? WH इंट्रोगेटिव। जैसे हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? वेयर इज शी गोइंग, वो कहां जा रही है? ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टार्ट करते हैं किससे? WH से। और WH स्टार्ट करने के बाद हम उनके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 तरह के सेंटेंसेस आते हैं जो WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं, जिसमें WH का वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, और क्वेश्चन के साथ साथ सेंटेंस में किस चीज का एलिमेंट होता है? नॉट भी होता है। जैसे देखिए वाई WH का वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछा गया, साथ इजंट भी आ गया। WH का वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछा गया, साथ डोंट भी आ गया। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से ये 6 तरह का सेंटेंस होता है हमारे पास। जैसे देखें, अभी अगर मैं बोलता हूं कि शी इज कुकिंग फूड, तो हम इसको 6 तरह के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। शी इज कुकिंग फूड हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? एफर्मेटिव। नेगेटिव क्या बनेगा? शी इज नॉट कुकिंग फूड। और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? इज शी कुकिंग फूड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? इज शी नॉट कुकिंग फूड। और WH इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? व्हाई इज शी कुकिंग फूड। और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? कि व्हाई इज शी नॉट कुकिंग फूड। देखिए आप किसी भी सेंटेंस को 6 तरह के स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास पहला सेंटेंस लिखा हुआ, सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ था दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या बनेगा? दे आर नॉट प्लेइंग इन द फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? आर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। WH इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? व्हेन आर दे प्लेइंग फुटबॉल, या वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल, या हु आर प्लेइंग फुटबॉल। तो कोई भी आप सेंटेंस WH के साथ बना सकते हो। और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? व्हेन आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, एंड वेयर आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। तो ये 6 तरह का सेंटेंस होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास ये 6 सेंटेंस एग्जिस्ट करते हैं। एफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस की सेकंड काइंड, और सेकंड काइंड जो होती हैं वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। हम यहां पर स्ट्रक्चर नहीं देखते, हम यहां पर मीनिंग देखते हैं कि सेंटेंस मैसेज क्या कन्वे कर रहा है, और उस मैसेज के अकॉर्डिंगली हमारा सेंटेंस की काइंड होती है। जैसे देखिए मैं सबसे आसान वाले से स्टार्ट करता हूं। सबसे आसान वाला क्या है? ऑप्टेटिव। जब भी आप सेंटेंस में किसी को दुआ दे रहे हो या आप सेंटेंस में किसी को बद्दुआ दे रहे हो, तो ऐसी सूरत में आपका सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव होता है।
जैसे एग्जांपल्स देखिएगा, मे यू फाइंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ, आपको जिंदगी में खुशियां मिले। लॉन्ग लिव द क्वीन, क्वीन की उम्र दराज हो। ऐसी सूरत में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को याद रखिएगा, हम किसके साथ लिखते हैं? मे के साथ, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं? दुआ दे रहे होते हैं या बदुआ दे रहे होते हैं। जब भी सेंटेंस में आप कोई दुआ या बदुआ दे रहे हैं तो मीनिंग के लिहाज से आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी है? आपके सेंटेंस की काइंड है ऑप्टेटिव। और जब भी आपके सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, जब भी आपके सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, और आप समझते हैं आप 8th 9th 10th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़कर आते हैं, जहां पर हम बात करते हैं फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस की, हम बात करते हैं फीलिंग ऑफ सॉरो की, और हम बात करते हैं फीलिंग ऑफ अमेजमेंट की, जिनके लिए आपको याद होगा आप इंटरजेक्शन यूज करते थे। हैप्पीनेस के लिए आप कौन सा यूज करते थे? हुर्रा। आप अफसोस के लिए कौन सा यूज करते थे? अलास। और आप अमेजमेंट के लिए क्या यूज करते थे? वाओ। जब आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे ना किसी भी तरह की, तो आप उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ऐसे सेंटेंसेस को हम किस पे खत्म करेंगे? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। जैसे देखेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, हम सनसेट के बारे में फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यार क्या ही खूबसूरत सनसेट है। आई कांट बिलीव वी वोन द गेम, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि हम मैच जीत गए हैं। तो ये जब भी आप फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे सेंटेंस में और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया जाएगा, तो आप याद रखेंगे आपका सेंटेंस बेटे क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। उसके बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, तो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव। व्हाट टाइम इज योर अपॉइंटमेंट? आर यू कमिंग टू द कॉन्फ्रेंस? और आपने याद रखना है कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपने हमेशा किस पे खत्म करना है? क्वेश्चन मार्क पे एंड करना है। फिर उसके बाद याद रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं, जिसमें हम किसी को एडवाइस करते हैं, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी को किसी काम से फॉरबिड करते हैं, यानी कि मना करते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को याद रखिएगा, हम सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करते बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है। जैसे देखिए, प्लीज क्लोज द विंडो, टर्न ऑफ द लाइट, रिक्वेस्ट की जा रही है प्लीज के साथ, और टर्न ऑफ द लाइट क्या किया जा रहा है? ऑर्डर किया जा रहा है। इसी तरह जैसे आप बोलते हैं स्पीक द ट्रूथ, एडवाइस करते हैं डोंट टेल अ लाई, आप मना करते हैं डोंट स्मोक, आप मना करते हैं कि सिगरेट मत पियो। तो जब भी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा होगा, एडवाइस की जा रही होगी, रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाएगा। तो याद रखना है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और ऐसे सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस में हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई डेटा बताते हैं, जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें हम कोई भी मैसेज सिंपल कन्वे करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को बेटे हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, या इन सेंटेंसेस को सिंपल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, या इन्हीं सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस भी बोला जाता है। 3 नाम होते हैं इनके, याद रखना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सिंपल सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताई जा रही है। शी एंजॉयज रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स, अगेन एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, एक ट्रूथ बताया जा रहा है। तो ये हमारे पास 5 काइंड्स है सेंटेंस की ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, जहां पर हम सेंटेंस में मीनिंग देखते हैं। अगर प्रे और कर्स है तो क्या आएगा? ऑप्टेटिव। अगर फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है तो क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड है तो क्या आएगा? इंपेरेटिव। और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई डेटा है, कोई मैसेज है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, तो फिर हम क्या ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। उसके बाद है बेटे हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी नम्स के पेपर में आपने देखा भी, इसमें से क्वेश्चन भी आया, पहले भी आ चुका है पास पेपर में अगर आप देखते हैं तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए? आपको पहली बात पता होनी चाहिए क्लॉज, और दूसरी बात आपको बेटे क्या पता होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। जब तक आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का पता नहीं चलेगा ना, बिलीव मी, तब तक आप ये काइंड नहीं कर सकते। वैसे हम देखते हैं, अभी हम इसको डिफाइन भी करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इसमें हमने करना क्या होता है? इसमें हमने सेंटेंस में क्लॉजेस काउंट करनी है, और
क्लॉज को हम कैसे डिफाइन करके आए हैं, हमने कहा है ये क्लॉज क्या होती है, क्लॉज वर्ड्स होते हैं जिनमें बकायदा तौर पर सब्जेक्ट होता है और जिसमें हमारे पास वर्ब होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में एक क्लॉज हो, अगर हमारे सेंटेंस में क्लॉज ही एक हो, तो आपने याद रखना है वो एक क्लॉज डेफिनेटली कौन सी क्लॉज होगी, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो ऐसी सूरत में हमारा सेंटेंस क्या होगा, सिंपल होगा, एक क्लॉज होगी और वो एक क्लॉज डेफिनेटली क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। अगर हमारे सेंटेंस में दो क्लॉजेज हो तो हमारा सेंटेंस होगा कंपाउंड, और अगर हमारे सेंटेंस में दो क्लॉजेज हो तो हमारा सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब दो के साथ कंपाउंड और दो के साथ कॉम्प्लेक्स, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कंपाउंड कौन सा है और कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में दोनों क्लॉजेज आपके पास इंडिपेंडेंट होंगी, अगर आपके पास दोनों क्लॉजेज बेटे क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड। और अगर आपके सेंटेंस में एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होगी और उसके साथ एक क्लॉज डिपेंडेंट होगी, तो आपने याद रखना आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स। आपके पास अगर दो क्लॉजेज हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो आपका सेंटेंस क्या है, कंपाउंड। आपके पास दो क्लॉजेज हैं और इनमें से एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा बेटे, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहां पर हम दो क्लॉजेज को कंबाइन कर रहे हैं, तो इंग्लिश में डेफिनेटली दो क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होगा। तो हम ये देखेंगे इंग्लिश में कि दो इंडिपेंडेंट को क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। देखें, तीन चीजें हैं जो हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। उनमें नंबर वन चीज जो हमारे पास है वो है सेमीकोलन। देखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। सिंपल सा फार्मूला क्या है कि जहां पर भी दो क्लॉजेज होंगी और दो क्लॉजेज को कंबाइन किया गया होगा किसके साथ, सेमीकोलन के साथ, तो आपने फौरन समझ आना है कि आपकी दोनों क्लॉजेज कौन सी है, इंडिपेंडेंट, और दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होने की वजह से आपका सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड। सेमीकोलन हम तब यूज करते हैं सेंटेंस में जब दोनों तरफ की क्लॉजेज क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। दूसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन सी होती है, फैन बॉयज वाली। फैन बॉयज वाली कंजंक्शन यानी कि हमारे पास कौन सी बनती है, हमारे पास फॉर है, हमारे पास एंड है, हमारे पास नॉर है, हमारे पास बट है, हमारे पास और है, हमारे पास येट है और हमारे पास सो है। ये कौन सी कंजंक्शन है हमारे पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिनको हम फैन बॉयज का निमोनिक्स बनाकर याद करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं और दो क्लॉजेज को फैन बॉयज में से किसी एक कंजंक्शन के साथ कंबाइन किया गया है, तो आपने याद रखना है आपकी दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी रहने वाली है, कंपाउंड। और तीसरा आपके पास क्या है, जिनको बेटे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब कंजंक्टिव एडवर्ब्स आपके पास क्या होते हैं, जैसे आपके पास वर्ड है मोर ओवर, जैसे आपके पास वर्ड है नेवरदीलेस, जैसे आपके पास वर्ड है एज अ रिजल्ट। ठीक है, मैं आगे चल के आपको पूरी की पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा क्लॉजेज वाले में, ये कंजंक्टिव एडवर्ब की। आपके पास वर्ड है हाउ एवर, ये जो वर्ड्स आपके पास होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। देखें, अगर आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं और दो क्लॉजेज के दरमियान में कंजंक्टिव एडवर्ब यूज किया गया है, तो उससे पहले आपको सेमीकोलन यूज करना और उसके बाद आपको क्या यूज करना है, कॉमा। ऐसी सूरत में जब आपके सेंटेंस में कंजंक्टिव एडवर्ब को यूज किया गया है और उससे पहले कॉमा, सेमीकोलन यूज किया गया है, उसके बाद कॉमा यूज किया गया है, तो आपने समझ जाना है कि आपकी दोनों क्लॉजेज बेटे कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होने की वजह से आपका सेंटेंस क्या है, कंपाउंड है। देखिए ये बात पल्ले बांध लीजिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब
जब आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेज हो और वो दो क्लॉजेज कब क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को सेंटेंस में इकट्ठा जोड़ने के लिए इंग्लिश में तीन तरीकाकार है। नंबर 1 क्या यूज किया जाएगा, सेमीकोलन। नंबर 2 क्या यूज किया जाएगा, फैन बॉयज कंजंक्शन। और नंबर 3 क्या यूज किया जाएगा, कंजंक्टिव एडवर्ब। ऐसी तीनों सूरतों में आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कंपाउंड, क्योंकि आपकी दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। उसके बाद आपने याद रखना है कंप्लेक्स के लिए। देखें कंप्लेक्स के लिए आपके पास क्या होता है, कंप्लेक्स के लिए आपके पास बेटे क्या होता है, याद रखिएगा। कंप्लेक्स में आपके पास कितनी क्लॉजेज होती हैं, दो क्लॉजेज होती हैं। जब दो क्लॉजेज होती हैं तो उनमें एक क्लॉज आपके पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट, और दूसरी क्लॉज क्या होगी, डिपेंडेंट। अब हमें सेंटेंस में से कैसे पता चलेगा, देखें इंग्लिश में दो चीजों को यूज किया जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को इकट्ठा करने के लिए। नंबर 1 इंग्लिश में यूज किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास कौन सी होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास होती है इफ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास है व्हेन, हमारे पास है व्हाइल, हमारे पास है बिकॉज, हमारे पास है अनटिल, हमारे पास है अनलेस, हमारे पास है सिंस। ये सबसे मैं मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिख रहा हूं। ये आपके पास क्या है, मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अगर आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेज हो और दोनों क्लॉजेज को कंबाइन किया जाए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, तो आपने समझ लेना है कि आपके सेंटेंस की एक क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट, और एक क्या है, डिपेंडेंट। जिस क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाएगा वो क्या बनेगी, डिपेंडेंट क्लॉज बनेगी। ऐसी सूरत में आपका सेंटेंस बेटे क्या होगा, कंप्लेक्स होगा। नंबर 2 आपके पास है रिलेटिव प्रोनाउन। जहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास है हु का वर्ड है, हुज का वर्ड है, होम का वर्ड है, आपके पास व्हेन का वर्ड है, वाई का वर्ड है। जितने भी WH वर्ड हैं ये आपके पास यूज होते हैं, और इनके साथ डैड का वर्ड यूज होता है रिलेटिव के लिए। जब भी आपके पास सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो आपने समझ जाना है आपकी एक क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट, और एक क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट, और आपका सेंटेंस क्या है बेटे, कंप्लेक्स। आपने याद रखना, देखिए याद रखना बड़ा आसान है। याद रखना कैसे आसान है, तीन चीजें आप याद रखेंगे किसके लिए, कंपाउंड के लिए। अगर दो क्लॉजेज हैं, सेमीकोलन है, तो आपका सेंटेंस कंपाउंड है। अगर आपके पास फैन बॉयज हैं दो क्लॉजेज के साथ, तो आपका सेंटेंस कंपाउंड है। अगर आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब है, उससे पहले आपके पास सेमीकोलन है, तो सेमीकोलन है और बाद में कॉमा है, तो आपका सेंटेंस क्या है, कंपाउंड है। लेकिन अगर आपके पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब आपका सेंटेंस क्या है, कंप्लेक्स है। और अगर आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब भी क्या है कि आपके पास सेंटेंस में दो क्लॉजेस के साथ रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या है, कंप्लेक्स है। और कंपाउंड कंप्लेक्स का याद रखिएगा, कंपाउंड कंप्लेक्स में हमारे पास होती हैं तीन क्लॉजेज। यहां पर हमारे पास दो क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट, और एक क्लॉज हमारे पास बेटे क्या होगी, डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज याद रखिएगा, ये जो सेमीकोलन, फैन बॉयज और कंजंक्टिव एडवर्ब है ना, ये आप समझ ले कीवर्ड होते हैं किस चीज का, इंडिपेंडेंट क्लॉज का। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज का कीवर्ड होते हैं। तो आपके पास सेंटेंस में तीन क्लॉजेज होंगी, जिनमें से दो इंडिपेंडेंट होंगी, यानी कि दो के साथ लाजमी तौर पर सेमीकोलन यूज होगा, या आपके पास क्या यूज होगा, फैन बॉयज में से कोई कंजंक्शन यूज होगा, या आपके पास क्या यूज होगा, कंजंक्टिव एडवर्ब यूज होगा। ऐसी सूरत में आपके पास सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज रहेंगी और एक आपके पास क्या रहेगी, डिपेंडेंट क्लॉज। अब जैसे देखिएगा हमने क्या कहा, अभी जरा एग्जांपल्स देख लीजिएगा।
फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, द कमेटी रीच्ड, अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कमेटी, रीच्ड अ यूनानिमस डिसीजन आफ्टर आवर ऑफ डिस्कशन, ये पूरे का पूरा एक हमारे पास प्रेडिकेट है, यानी कि हमारे पास सेंटेंस में क्लॉज ही कितनी है, हमारे पास सेंटेंस में क्लॉज ही एक है, तो इसका मतलब आपके पास सेंटेंस कौन सा है, सिंपल। इसी तरह इनोवेशन ड्राइव्स प्रोग्रेस इन द टेक्नोलॉजी, हमारे पास एक क्लॉज है, एक क्लॉज है, तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, सिंपल। आप एग्जांपल्स को देख रहे होंगे, द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड द कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्लियरली, अगेन हमारे पास एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट के साथ हमारे पास एक क्लॉज है, तो डेफिनेटली हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल। जब आपके पास सेंटेंस में एक क्लॉज होगी तो आपका सेंटेंस याद रखेंगे, आपका सेंटेंस क्या रहेगा बेटे, सिंपल रहेगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, शी वांटेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग, अब ये दो क्लॉजेज है और दो क्लॉजेज को आप देख रहे हैं किसके साथ जोड़ा गया है, फैन बॉयज के साथ, फैन बॉयज के साथ जोड़ा जाएगा, तो याद रखना है आपकी दोनों क्लॉजेज क्या है, इंडिपेंडेंट, और आपका सेंटेंस बेटे क्या बनेगा, कंपाउंड। बिल्कुल इसी तरह, आई फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले, दोनों क्लॉजेज को कंबाइन किसके साथ किया गया है, सेमीकोलन के साथ, और सेमीकोलन के साथ कंबाइन करने का मतलब आपकी दोनों क्लॉजेज क्या है, इंडिपेंडेंट, और आपका सेंटेंस क्या है बेटे, कंपाउंड। इसी तरह शी वाज टायर्ड हाउएवर, और हाउएवर से पहले आप देख रहे हैं सेमीकोलन है और उसके बाद क्या है, कॉमा, कंजंक्टिव एडवर्ब आ गया दो क्लॉजेज के लिए, तो अगेन आपके पास सेंटेंस आपका क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। जब आपके पास दो क्लॉजेज होंगी और दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होंगी तो आपका सेंटेंस बेटे क्या रहेगा, आपका सेंटेंस रहेगा कंपाउंड। उसके बाद देखिएगा, आल्दो आ गया, बिकॉज आ गया और हु आ गया, अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु, या कंजंक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया आल्दो और बिकॉज, दो क्लॉजेज के साथ अगर आपके पास आ जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो आपने याद रखना है आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऐसी सूरत में आपकी एक क्लॉज क्या होगी, इंडिपेंडेंट, और दूसरी क्लॉज आपके पास क्या होगी, डिपेंडेंट। उसके बाद आप देखिएगा, आल्दो इट वाज रेनिंग, अब इट वाज रेनिंग ये क्लॉज है जिसके साथ आल्दो लिखा हुआ है, अब आल्दो क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसके साथ आया तो इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज बन गई, ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गई। वी वेंट फॉर अ हाइक, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एंड वी इंजॉयड, फैन बॉयज लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके बाद वाली भी इंडिपेंडेंट है और इससे पहले वाली भी क्या है, इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, हमारा सेंटेंस रहेगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसी तरह आप देखेंगे, शी डिडंट फिनिश हर होमवर्क, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई, बिकॉज शी वाज टायर्ड, बिकॉज आ गया तो ये क्या बन गई, डिपेंडेंट क्लॉज बन गई, बट शी प्रॉमिस टू, बट की वजह से यानी कि फैन बॉयज की वजह से ये क्या बन गई, इंडिपेंडेंट। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है तो इसका मतलब अगेन हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप देखेंगे, वाइल आ गया, वाइल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो हमारी ये क्लॉज क्या बन गई, डिपेंडेंट क्लॉज बन गई। द फोन रैंक, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गई। उसके बाद एंड आ गया यानी कि फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई तो ये क्लॉज हमारे पास क्या बन गई, इंडिपेंडेंट। दो इंडिपेंडेंट के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी तो अगेन हमारे सेंटेंस की काइंड कौन सी होगी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास सेंटेंस की कौन सी काइंड है जो हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज, और ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज बेटे हमारे पास कितनी काइंड्स बनती हैं, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ काइंड बनती है चार, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हमारे पास बनती हैं पांच, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनती हैं छह, एफर्मेटिव,
इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब जैसे याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, मैं अभी आपको 3 एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए पहला सेंटेंस देखिएगा, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से आपसे पूछूंगा ना तो आप कहेंगे कि सर ये स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर हम मीनिंग के हिसाब से पूछूंगा तो ये मीनिंग के हिसाब से कौन सा सेंटेंस है, ये मीनिंग के हिसाब से डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और अगर मैं क्लॉज के हिसाब से पूछूंगा तो क्लॉज के हिसाब से ये कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। तो याद रखिएगा, ही इज एन इंटेलिजेंट सेंटेंस, एफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह ओपन द विंडो, ओपन द विंडो को जो अब आप देखेंगे तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है स्ट्रक्चर के लिहाज से, लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है मीनिंग के लिहाज से, और ये क्लॉज के लिहाज से अगेन हमारे पास चूंकि एक क्लॉज है तो क्या रहेगा, सिंपल। इसी तरह हुर्रा वी हैव वोन द मैच, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, एफर्मेटिव। ये हमारे पास काइंड मीनिंग के लिहाज से क्या है, एक्सक्लेमेटरी। और ये हमारे पास क्लॉज के हिसाब से क्या है, सिंपल, क्योंकि इसमें एक क्लॉज है। तो हम इस तरह अपने सेंटेंस में क्या करते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, मीनिंग के हिसाब से क्या है और क्लॉज के हिसाब से क्या है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आपने पूछ लेना है, मैसेज कर लेना है। नशई भंगी चरसी बन के बैठे नहीं रहना एक बार। और दूसरी बात, इस लेक्चर के साथ, इस लेक्चर के बाद जो वन शॉर्ट सीरीज का टाइप्स ऑफ फ्रेजेस होगा और टाइप्स ऑफ क्लॉजेस होगा, वो आपने किसी सूरत भी मिस नहीं करना, याद रखिएगा। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ये 3 लेक्चर्स आपने इनमें से किसी एक लेक्चर को मिस नहीं करना, कोई एक पॉइंट छोड़ना नहीं है। तीनों लेक्चर्स को अच्छे तरीके से रटना है, पढ़ना है, समझना है। और जो बात समझ में ना आए उसका क्या करना है वो आपको पता ही है, क्या करना है, पूछ लेना है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।